हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. आज हम लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करना है। खुशी, Yes, sir. नया चैप्टर स्टार्ट करना है आज हम लोगों को। Yes, sir. ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप कैसे जवाब देंगे? व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स का? Sir, microeconomics, in microeconomics, micro, the word has been originated from Greek word micros, M-A-K-R-O-S, which means large, and in which we study about economic as a whole. For example, aggregate demand, aggregate supply, national income, general price level, total investment, etc. चलो ठीक है। So what she said कि the term macro has been taken from a Greek word called macros, और जिसका मतलब होता है बड़ा, something big। और यहाँ पे big का मतलब क्या हुआ? Big का मतलब not in size, rather in relevance to or in context of the economy. So those variables which are related to the economy, when you study the variables of an economy, it is called macroeconomics, or the study of the definite macroeconomic variables, yeah, variables which are related to the entire economy or entire nation will constitute the part of macroeconomics. और उससे भी इम्पोर्टेंट ये कि जब हम लोग मैक्रो लिखते हैं तो MACRO लिखते हैं, और वहां पर जो ए लेटर है वो अपने आप में ऑल या एग्रीगेट को इंडिकेट करता है, ऑल या एग्रीगेट को इंडिकेट करता है। अब जैसा आपने बताया कि आखिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आएगा, व्हाट ऑल थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसमें आपने बताया कि एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट होगा, एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट होगा, नेशनल इनकम होगा, आउटपुट होगा, पॉवर्टी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स होगा। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं कि एक एक इकोनॉमी में हम लोग किस तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेंगे किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जनरल प्राइस लेवल क्या होगा, जैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के ऊपर अगर हम लोग बात करें, तो ये सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट फॉर्म करती हैं। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैं बहुत शॉर्ट में अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करूं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज द एग्रीगेट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को पढ़ेंगे या जब आप उसके बारे में बात करेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। आप में से कोई बताएगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो क्या है? व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो? एनीबॉडी? Yes, sir. Sir, stock is the measurement of a point of time, and flow is the measurement of period of time. वेरी गुड। कुछ एग्जांपल है क्या इसका? Yes, sir. Sir, जैसे Yes, sir. stock for example is wealth, and period and flow for example salary. ठीक है। देखिए है क्या, बॉयज की तरफ से कोई आंसर नहीं आएगा क्या? ओनली रोल नंबर 8 इज आंसरिंग। Why? Nobody else is there to answer.
Nobody else is there in the class to answer. अब कोई बोलेगा भी नहीं yes or no, है ना? सब गायब. Yes, sir. Yes, sir. पहले तो कैमरा ऑन करो. बॉयज कहाँ हो जी तुम लोग? हैं? Yes, sir. क्या हुआ जी? आंसर सबका सब एकदम चुप है. देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो क्या है कि हम लोग जब स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो जैसा मुझे बताया गया और आप लोगों ने भी सुना होगा कि स्टॉक का मतलब हुआ कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजरमेंट करते हैं. ठीक है? When measurement of a particular variable is carried out at a particular point of time, then it is known as a stock concept. For example, she said wealth. राइट. आप अकाउंट्स पढ़ रहे होंगे अभी, तो उसमें अगर आपने बैलेंस शीट बनाया होगा तो बैलेंस शीट में जितना भी आइटम्स दिखा गया सारा का सारा आइटम स्टॉक का कॉन्सेप्ट है. क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट के जो हेडिंग में जो हम लोग लिखते हैं, हेडिंग में क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन लिखते हैं. एज ऑन का मतलब एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे ही वो पॉइंट ऑफ टाइम चेंज कर गया, हमारा उस जितना भी बैलेंस शीट पे आइटम्स लिखा गया सबका वैल्यूएशंस भी क्या होगा? चेंज कर जाएगा. यस और नो? Yes, sir. तो आप उसमें एसेट ले लीजिए, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, या आप क्लोजिंग स्टॉक ले लीजिए, या आप कुछ भी ले लीजिए. अगर आप लायबिलिटी साइड में कैपिटल ले लीजिए, लोन ले लीजिए, या एनी फॉर्म ऑफ लायबिलिटी ले लीजिए. वो सब आप जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं किसी वेरिएबल को, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट. क्या कहते हैं? स्टॉक कॉन्सेप्ट. Stock concept. Stock concept. जैसे जब अगर मैं पूछूं कि भाई 31 दिसंबर को मेरे पास कैपिटल कितना है, तो 31 दिसंबर को जब मैं पूछ रहा हूं कि कैपिटल कितना है, तो उस डेट का मैं कैपिटल पूछ रहा हूं. उस डेट पे पूंजी कितनी है, उस डेट पे इन्वेस्टमेंट कितना है. लेकिन जब हम लोग फ्लो की बात करते हैं, फ्लो का मतलब हुआ कि ओवर अ पीरियड हम लोग इसको एस्टिमेट करते हैं. आप देखिए, जितना भी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप बनाते होंगे, उसमें जो आप हेडिंग देते हैं, हेडिंग में क्या लिखते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हैं. फॉर द ईयर एंडिंग यानी कि पूरे साल के दौरान आपने कितना एक्सपेंस किया, आपने कितना सेल्स किया, आपने कितना परचेज किया. जब आप एक ओवर अ पीरियड जब आप चीजों को एस्टिमेट करते हैं, जब आप उसको मेजर करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा फ्लो का कॉन्सेप्ट. जैसे प्रॉफिट्स, जैसे इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये सारा चीज क्या होगा? दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट व्हिच आर रिलेटेड टू फ्लो. क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस जो होगा, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट्स, ये सब ओवर द पीरियड होगा, ओवर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होगा. 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने. मतलब आप एक समय के दौरान ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो जब आप ओवर अ पीरियड जब आप चीजों को मेजरमेंट करेंगे, जब आप उसको उसका एस्टिमेट करेंगे, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट होगा. जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजरमेंट करेंगे, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा. एम आई क्लियर क्लास? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. एक और टॉपिक उसमें होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है आप लोगों को बुक, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? एनीबॉडी, एनी गेस? यू हैव द बुक विथ यू ना? Yes, sir. हेलो, हेलो Yes, sir. क्लास, यू आर हैविंग द बुक विथ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. उसमें देखो तो Yes, sir. इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, autonomous Yes, sir. investments, induced investments, ex ante investment, ex post investments दिया हुआ है सर. Yes.
सर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो दिया हुआ है। नेट इन्वेस्टमेंट नहीं है। सर फिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। हाँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स एंड डेप्रिसिएशन। उसके बाद क्या है? उसके बाद है सर कॉन्सेप्ट ऑफ कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और डेप्रिसिएशन। और नेट इन्वेस्टमेंट ये सब नहीं दिया हुआ ठीक है। हाँ ठीक है, उसके बाद बताओ। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एजेंट, एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, कंजप्शन गुड, कैपिटल गुड्स। चलो ठीक है, तो हम लोग अभी पहले स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट से। किसके कॉन्सेप्ट से? इन्वेस्टमेंट। देखिए, इकोनॉमिक्स में अगर इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखा गया तो इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट से है। हालांकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो दो तरीके का हो सकता, एक प्रोडक्टिव हो सकता है और दूसरा क्या अनप्रोडक्टिव हो सकता है या नॉन प्रोडक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन इकोनॉमिक्स में जब भी इन्वेस्टमेंट वर्ड का यूज होता है, वी यूज इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। निवेश का मतलब इकोनॉमिक्स में जब भी हम लोग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या पैसा कहीं लगाते हैं, रिसोर्सेज को कहीं लगाते हैं जहां से प्रोडक्शन का लेवल बढ़े, उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स या इन्वेस्टमेंट्स। अगर वो नॉन प्रोडक्टिव होगा तो वहां पे मेंशन कर देगा कि भाई ये नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स है। जब तक मेंशन नहीं किया गया है तब तक हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि वो जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट किस नेचर का है? प्रोडक्टिव नेचर का इन्वेस्टमेंट। किस नेचर का इन्वेस्टमेंट है? प्रोडक्टिव नेचर। इज इट क्लियर? अब देखिए, आप जब इन्वेस्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड एक और टर्म यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? जब आप टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को प्रोडक्टिव प्रोसेस में यूज करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जब आप टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को, टैंजिबल मतलब जिसका कोई फिजिकल फॉर्म, शेप, साइज हो, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, तो आप जब टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को यूज करते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में, तो यूज करने के दौरान उसके वैल्यू में कमी आती है। तो दैट fall in the value of tangible fixed assets of a company या of a business is called depreciation. आप एक मशीन है, आपने उसको परचेज किया, 2 साल आपने यूज किया, तो वो जो आप यूज करेंगे उसमें घिसावट होगा, उसके वैल्यू में कमी आएगी। तो जब आप टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को यूज करते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में और उसके वैल्यू में कमी आती है, तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, कहीं अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट किया और वहां से अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो उस एसेट का आप यूज करते हैं, उस एसेट का आप क्या करते हैं? यूज करते हैं। यस और नो? यस सर। तो जब आप उस एसेट को यूज करेंगे तो उस एसेट के वैल्यू में कमी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर। यस सर, आएगी सर। तो जो कमी जितने वैल्यू से आएगी उस कमी को हम लोग क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। उस कमी को क्या कहते हैं हम लोग? डेप्रिसिएशन। तो इन्वेस्टमेंट जो आपने शुरू में किया, जो आपने शुरू में इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए जो आपने शुरू में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 1 साल के बाद उसका वैल्यू हो गया 90,000, तो ये जो 10,000 रुपए का डिफरेंस आया उस मशीन की वैल्यू में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। अब मैं Depreciation. आपसे सवाल पूछ रहा हूं, एक वैल्यू साल के शुरू में था जो आपने एक नए एसेट को इंस्टॉल करने में खर्च किया, एक एसेट, उसी एसेट का वैल्यू साल के अंत में है जब आपने उसको 1 साल यूज कर लिया। ठीक है, तो साल के शुरू वाला जो वैल्यू था 1 लाख और साल के अंत वाला जो वैल्यू था 90,000,
तो ये जो 90,000 रुपए बचा, ये डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के बाद है या पहले है? बाद है। एडजस्ट करने के बाद डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के बाद है। तो बाद इसको है। हम लोग कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट। तो जब आप जब आप जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, उस टोटल इन्वेस्टमेंट्स में जब आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट को माइनस करते हैं, जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग कहते हैं क्या? नेट Depreciation. इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट। नेट नेट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट में जब आप डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स प्लस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स का मतलब कि आपने इनिशियली कितना पैसा लगाया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, वो टोटल इन्वेस्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और नेट इन्वेस्टमेंट्स क्या हो गया? कि जो इन्वेस्टमेंट्स आपके पास बचा एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। और डेप्रिसिएशन को हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या कहते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। अब थोड़ा देखिए, बुक में होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स होगा। कंज्यूमर गुड्स होगा, कंज्यूमर गुड्स को क्लासिफाई किया गया होगा सिंगल या नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम लोग सिंगल यूज गुड्स भी कहते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स है, उसके बाद ड्यूरेबल गुड्स है, उसके बाद सर्विसेज है, उसके बाद फिर देखिए प्रोड्यूसर गुड्स होगा। प्रोड्यूसर गुड्स को हम लोग कैपिटल गुड्स भी कहते हैं। ठीक है, एक बार इसको पढ़ के देखो, मेरे ख्याल से बहुत आसान है, ये सब समझ में आ जाएगा। जल्दी करो, 3-4-5 मिनट में एग्जाम्पल के साथ आपकी बुक में लिखा गया है, देखिए एक बार और फिर आप मुझे बताइए ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। मेक इट फास्ट। हेलो। यस सर। यस सर। पढ़ रहे हैं ना? यस। यस सर। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्लियर हो गया। पहले तो बताइए कंज्यूमर गुड्स क्या हुआ, या आप इसको ऐसे समझें कि आपकी इकोनॉमी में एक इमेजिनरी बाउंड्री लाइन बनाई गई, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप विजुअलाइज नहीं कर सकते। उस इमेजिनरी प्रोडक्शन बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्शन
बाउंड्री ही कहते हैं। उस इमेजिनरी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको हम लोग प्रोडक्शन बाउंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन प्रोडक्शन बाउंड्री। अब Boundary. जो भी गुड्स उस इमेजिनरी प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस करके उस पार चला गया, क्रॉस वो सारा का सारा गुड्स फाइनल गुड्स हो गया। Final goods होगा। Next zero. तो जो भी गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस करके उस पार चला गया उसको हम लोग फाइनल गुड्स कहते हैं। फाइनल गुड्स का मतलब क्या हुआ कि अब उसको प्रोडक्शन के प्रोसेस में रिसाइकल नहीं होना है, वो दोबारा से प्रोडक्शन के प्रोसेस में नहीं आएगा, उसने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर दिया। अब वो जो फाइनल गुड्स हो गया उसका क्लासिफिकेशन हुआ कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। उसका क्लासिफिकेशन हुआ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स। और जो गुड्स उस प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस करके उस पार नहीं जा सका, वो इसी पार रह गया, उसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। Intermediate goods. इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स जिसको कि रिसाइकिल होना है, जिसको दोबारा से प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज में आना है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट, राइट। फाइनल गुड्स का दो क्लासिफिकेशन, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। और वैसे गुड्स जिसने उस इमेजिनरी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया, वो इसी पार है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। Intermediate goods. तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या हुआ? इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स which are meant to be reprocessed and which are meant to produce some new goods, उसको हम लोग कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या हुआ? वैसा गुड्स जो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस करके उस तरफ चला गया, मतलब ये कंज्यूमर गुड्स हो सकता है और कैपिटल गुड्स हो सकता है। अब आइए कंज्यूमर गुड्स के क्लासिफिकेशन पे आए, या कंज्यूमर गुड्स होता क्या है? वैसा गुड्स जिसको आप कंज्यूम करेंगे तो इमीडिएट सेटिस्फैक्शन होगा। Those goods which will provide you immediate satisfaction the moment you are consuming are called which goods? Consumer goods. Consumer Consumer goods. अब कंज्यूमर गुड्स का क्लासिफिकेशन, सिंगल यूज गुड्स, मतलब आप उसको रख नहीं सकते, एक बार आपने कंज्यूम कर लिया तो हो गया, वो कंज्यूम हो गया, मतलब हाईली पेरिशेबल, वन टाइम कंजम्पशन के लिए वो गुड्स है, मल्टीपल यूज के लिए वो नहीं, इसीलिए उसका नाम पड़ गया नॉन ड्यूरेबल। दूसरा है सेमी ड्यूरेबल, मतलब कुछ ऐसी चीजें जिसको आप थोड़ा लंबे समय तक रख सकते हैं, फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, जैसे शर्ट्स हो गया, शूज हो गया, पेन्स हो गया, पेंसिल्स हो गई, कॉपीज हो गया, ये सारी चीजें क्या हो गई? दीज आर कंज्यूमर गुड्स। लेकिन आप इसको कुछ समय अपने पास रख सकते हैं और आप जितनी बार इसको यूज करेंगे उस समय के दौरान आपको उतनी बार सेटिस्फैक्शन मिलेगा, राइट। नॉन ये ड्यूरेबल गुड्स क्या हो गया? जिसका टाइम फ्रेम बड़ा है, जो 2 साल 3 साल 4 साल तक आपके पास रहे और रेगुलर यूज में रहे। आप जैसे जैसे यूज करेंगे आपको सेटिस्फैक्शन तो मिलता जाएगा, लेकिन उसके वैल्यू में भी कमी आती जाएगी, जैसे मोबाइल फोन्स हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गया, टीवी सेट्स हो गया, दीज आर ऑल ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब इसमें एक सर्विसेज भी है। सर्विसेज क्या है? सर्विसेज भी हम लोग कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसको कंज्यूम करेंगे आपको इमीडिएट बेसिस पे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसलिए सर्विसेज को भी हम लोग कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं। और सर्विसेज भी जब आपने एक बार कंज्यूम कर ली या किसी ने प्रोवाइड कर दिया तो वो सर्विसेज देन एंड देयर क्या हो गया? खत्म हो गई। Once the services has been provided at a particular point of time, वो सर्विस वहीं पर क्या हो गया? खत्म हो गया। Yes or no class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब आइए कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स भाई वैसे गुड्स को कहते हैं जो कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल तो होते हैं, जो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन नहीं प्रोवाइड करते कंज्यूमर गुड्स की तरह। ये डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन आपको ऑफर नहीं करते,
जिस तरीके से कंज्यूमर गुड्स आपने कंज्यूम कर लिया, आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया, कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स तो हैं, लेकिन ये डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन नहीं प्रोवाइड करते, ये किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और उस दूसरे गुड्स से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, जैसे मशीन्स, इक्विपमेंट्स। तो ये सारी जो मशीन है वो एंड यूज में तो हो रही है, ये कारखानों में यूज हो रही है, लेकिन ये डायरेक्टली आपको सेटिस्फाई कर पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये किसी दूसरी वस्तु को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं जिससे आप सेटिस्फाइड महसूस करें। तो ये हो गया कैपिटल गुड्स। एम आई क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, Yes. yes, sir. यस सर। अब आइए इंटरमीडिएट गुड्स क्या हुआ? जितना भी रॉ मटेरियल्स जो आप कंज्यूम करते हैं, जैसे अगर आप एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैं, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कॉटन है, जो कॉटन क्लॉथ है, मतलब फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, वो केवल कपड़ा है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे शुगर मिल है, तो शुगर मिल में शुगर केन क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। लेकिन जो मशीनें लगी हुई हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं हुआ, वो कैपिटल गुड्स हुआ। अब आप पूछेंगे सर कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो मैं बहुत आसान सा डिफरेंस आपको बता रहा हूं जो आप कभी भी खुद से किसी भी चीज को देख के बता सकते हैं। पहला जो और ओनली डिफरेंस है जो बहुत बहुत सिग्निफिकेंट है कि कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन करने में तो हेल्पफुल है, लेकिन कैपिटल गुड्स अपने ओरिजिनल फॉर्म को लूज नहीं करता है। जैसे मशीन, मशीन कारखाने में लगी हुई है, उसने बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस किया होगा, लेकिन क्या मशीन अपने ओरिजिनल फॉर्म को लूज कर जाती है? नो सर। मशीन अपने ओरिजिनल sir. फॉर्म को लूज नहीं करती। अब आइए इंटरमीडिएट गुड्स क्या हुआ? इंटरमीडिएट गुड्स तो भाई वैसा गुड्स हुआ जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन तो देता है, लेकिन जब फाइनल गुड्स बन के आया तो उस गुड्स का ओरिजिनलिटी खत्म हो गया, वो अपनी ओरिजिनलिटी को लूज कर देती। जैसे कॉटन, कॉटन क्लोथ्स बनने के बाद कॉटन अपना ओरिजिनल फॉर्म उसने लूज कर दिया। जैसे शुगर बनने के बाद शुगर केन को आपने लूज कर दिया, शुगर केन की अब पहचान ही नहीं हो सकती। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो दिस Yes, इज अ sir. बेसिक डिफरेंस। इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में ये बेसिक डिफरेंस है कि कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स है, उसने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर दिया, लेकिन वो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन नहीं देता, वो किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये कि वो प्रोडक्शन में हेल्प करने के बावजूद भी वो अपने ओरिजिनल फॉर्म को लूज नहीं करता। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? जो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस करके उस पार नहीं जाता, वो इसी पार रहता है, और वो गुड्स दोबारा से रिसाइकिल होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में रिप्रोसेस होता है, और क्या वो किसी दूसरे फिनिश प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में मदद करता है, और जब फिनिश प्रोडक्ट बन गया तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म को लूज कर देता है, वो उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। एम आई क्लियर क्लास? Yes, sir. यस सर। पढ़ Yes, के sir. देखो, खत्म, हाँ जल्दी पढ़ के खत्म करो। उसके बाद हम लोग 2-3 टॉपिक और पढ़ लेंगे। उसमें देखिएगा इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर होगा एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट्स, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट्स, एक्स पोस्ट सेविंग्स और एक्स एंटे सेविंग्स। दिया हुआ है क्या ये सब? नहीं दिया हुआ है? नो सर, नहीं दिया होगा। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। जल्दी पहले जो अभी मैंने पढ़ाया है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, उसको पहले पढ़ के खत्म करो जल्दी।
पढ़ लीजिएगा तो बताइएगा। क्लास इज इट डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया? जो मैंने बताया था वही कुछ है या कुछ डिफरेंट भी है? Yes. No, sir. It's different. Different. Same. सब सेम है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि आपकी इकोनॉमी में सेक्टर्स कितने होते हैं, सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज। वो जो था मतलब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, वो क्लासिफिकेशन नहीं है। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया। वो जो डिफरेंट सेक्टर्स जिनको आइडेंटिफाई किया गया वो 5 हैं। कितने हैं? 5। सबसे पहला है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर, तीसरा है कैपिटल मार्केट सेक्टर, चौथा है गवर्नमेंट, पांचवा है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड। हम लोग शुरुआत करेंगे हाउस होल्ड सेक्टर से। किससे शुरुआत करेंगे? हाउस होल्ड सेक्टर से। अब ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत संक्षेप में बोलूंगा लेकिन टू द पॉइंट, जो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वो सेक्टर जो ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब मेरे ख्याल से क्लियर होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो Yes, sir. अगर आपकी इकोनॉमी में कोई लैंड का ओनर तो होगा, कैपिटल का कोई ओनर तो होगा, लेबर का कोई ओनर तो होगा, एंटरप्रेन्योरशिप का कोई ओनर तो होगा। बगैर ओनर के नहीं हो सकता। तो इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो ओन करता है उस सेक्टर को हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर। Household Household अब sector. आप पूछेंगे कि सर ये हाउस होल्ड सेक्टर तो है लेकिन इसका बेसिक पर्पस क्या है, क्या काम करता है ये हाउस होल्ड सेक्टर? तो ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपने इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को या इनकी सेवाओं को प्रदान करने का काम करता है। किसको ये सर्विस प्रोवाइड करता है? जो प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर है। कौन सा सेक्टर? प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर, जहां पे Producing firm. प्रोडक्शन होता है। जहां पे प्रोडक्शन होता है, जो लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं उनको कैपिटल चाहिए, उनको लेबर चाहिए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए या उनको लैंड चाहिए। लैंड का मतलब वो सारी चीजें जो नेचर से आपको फ्री में मिली, वो सारी चीजें। तो ये सारे जो हाउस होल्ड सेक्टर है ना, ये सारे अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सर्विसेज के तौर पे प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर को। अब प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर क्या करता है? प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर इन सर्विसेज को यूज करता है और गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। क्या कहा मैंने? इन सर्विसेज को वो यूज करता है और फाइनल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है? एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब आपको और समझना है, अगर आप मान लीजिए आप एक हाउस होल्ड सेक्टर के एक हिस्से हैं, आपके पास कैपिटल है,
आपने किसी बिजनेस को कैपिटल दिया, तो आप बिजनेस से कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या sir, आपको interest. एक्सपेक्ट इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए, आप ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे? कोई Yes, sir. लेबरर है, उसने अपने लेबर को कंट्रीब्यूट किया, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा? वेजेस और सैलरी Wages. एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. करेगा ना? तो ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, जो ओनर्स है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, ये जो उन्होंने सर्विसेज को प्रोवाइड किया, इनके बदले में जो उनको पैसा मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम। क्या कहते हैं? फैक्टर Factor इनकम। income. ठीक है। और इनको फैक्टर इनकम दे कौन रहा है? फैक्टर इनकम दे कौन रहा है? Household sector. Householder. Household sector. House. हाउस होल्ड सेक्टर। अरे हाउस होल्ड सेक्टर को तो मिल रहा है भाई, वो तो ले रहा है Producing पैसा। farm sector. Oh, there are the producing sector. Producing वही तो sector. पूछ रहे हैं, इनको ये सारा इनकम दे रहा है कौन? कौन सा सेक्टर दे रहा है? Producing sector. Producing प्रोड्यूसिंग sector. फर्म सेक्टर दे रहा है, या इनके सर्विसेज को जो लोग यूज करेंगे वही ना इनको देंगे। Yes, sir. तो जो हम लोग ये मानते हैं कि इनके सर्विसेज को प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर ही यूज कर रहा है, तो जो प्रोड्यूसिंग फर्म सेक्टर इनको पेमेंट करेगा, उसको हम लोग फैक्टर पेमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर पेमेंट। Factor Payment. payment. और इनको जो वो फैक्टर पेमेंट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, लेकिन इनको जो मिल रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? फैक्टर इनकम कहेंगे। तो Income. फैक्टर पेमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट। फैक्टर इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट। Payment. Payment. ठीक है, तो आज का क्लास समझ में आया होगा। अटेंडेंस के लिए रिज्वाइन कर लीजिए।